अब जरा एक ग्राफ है, ग्राफ को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। ये वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विथ स्ट्रेस का ग्राफ है। इधर स्ट्रेस को मार्क किया गया है और इधर स्ट्रेन को मार्क किया गया है। ठीक है, अभी हम इसको आपको शेयर कर देंगे, आप इसको पढ़ लेना। इसकी जो मेन कहानी है आपको हम समझा देते हैं, ध्यान से देखो। जैसे जब आप ओ से लेकर ए तक जाओगे तो स्ट्रेस का ग्राफ जो बनता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हुक्स लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? और हुक्स लॉ अगर फॉलो हुआ, इसका मतलब हम इलास्टिक लिमिट के रेंज में है कि नहीं है? और इलास्टिक लिमिट में अगर हम लोग हैं और डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा दिया जाए, तो क्या बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेगा? तो ओ टू ए का रीजन कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, क्योंकि ओ टू ए में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉलो हो रहा है, और ओ टू ए के रीजन में अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो बॉडी अपने शेप को रीगेन कर लेगा। ठीक। अब तुम बोले नहीं जी, हम तो और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो हम कह रहे हैं कि हाँ, मतलब ओ से ए के रीजन में जब आप रहोगे और आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो बॉडी अपने शेप को बड़े आसानी से रीगेन कर लेगा। ठीक। लेकिन जैसे ही आप ए से आगे बढ़े, तो अब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। ग्राफ कुछ ऐसा बनने लगता है, देखो। ये है एकदम प्रोपोर्शनल वाला, और ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कर्व बनना स्टार्ट करता है। लेकिन बी एक पॉइंट ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ऑल्दो ए टू बी में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बी तक के रीजन में हो और आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हो, तो आप देखते हो कि बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेता है। इसीलिए आप देखो इसका नाम रखा गया है इलास्टिक लिमिट। लेकिन जैसे ही हम बी से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते क्या है कि स्ट्रेस नहीं के बराबर बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेन बड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। देखो, जैसे आगे बढ़े, देखो अब स्ट्रेस नहीं के बराबर बढ़ा है, लेकिन इलोंगेशन अपने आप ही होता जा रहा है। ठीक है, मतलब यहां तो पहले बढ़ा है हल्का सा, उसके बाद तो घटना शुरू हो गया है उल्टा। तो एक बात ध्यान रखें कि जो सी टू एफ का बिहेवियर है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर। और यहां से यहां, मतलब ये रीजन आप कह सकते हो कि आपने स्ट्रेस नहीं के बराबर लगाया, वो बॉडी अपने आप ही फैलता चला जाता है, एलोंगेट होता चला जाता है। ऐसा बिहेवियर प्लास्टिक में होता है। जब आप प्लास्टिक को जलाते हो, फील किए हो ये बात? एक स्टेज आता है, वो अपने आप ही खिंचता चला जाता है, वो धागे धागे बनने लगते हैं। ये वो वाला है, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। और एफ जो है उसके बाद तो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, और उसके आगे हम लोग कहते हैं कि बॉडी जो है वो फ्रैक्चर हो गया। क्या इस कहानी का मतलब, इस ग्राफ का मतलब समझ पाए? पहला एक पॉइंट है ए, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देख लो, इस ए में है स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहलाता है। यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के बाद स्ट्रेस कहाँ है? डी को गड़बड़ लिख दिए, टाइप किए खुद हम, तो गड़बड़ हो गया है। एफ के बाद कहलाता है फ्रैक्चर हो गया बॉडी। ठीक है,
ए तक में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, लेकिन उसके बी तक में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी बी तक में डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटाओगे तो बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेगा। उसके बाद थोड़ा सा जब बढ़ाते हो स्ट्रेस तो थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ता है, लेकिन उसके बाद दिखता है कि स्ट्रेस ना भी बढ़ाओ तो बॉडी अपने आप ही इलॉन्गेट होता चला जाता है। इस तरह के बिहेवियर को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। एफ पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं बॉडी फ्रैक्चर हो गया और उसके आगे जैसे बढ़ोगे तो बॉडी टूट जाएगा, है ना। अब यही सब बात इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार चाहो तो इसको पढ़ लो एक बार अच्छे से, सारी वही बातें हैं, देख लो एक बार। तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पीडीएफ आपको आज शेयर कर दे। पढ़ लियो क्या, देख लो एक बार अच्छे से। बस थोड़ा सा और है, उसको भी पढ़ा देते हैं। के ऊपर भी कभी कभी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए मतलब ग्राफ को इम्पोर्टेंस है इसका। यील्ड पॉइंट कौन सा पॉइंट है जिसके बाद हम स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रेन अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। पढ़ ले एक बार अच्छे से। कोई बात दिख रखा है, देख लो। ए टू बी में डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा दिया जाए तो भी वो अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेस यहाँ पे ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इलास्टिक लिमिट क्या है, तो इलास्टिक लिमिट वो वाला पॉइंट है जहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे तो भी बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन, मैक्सिमम इलोंगेशन वाला पोजीशन है वो। बोलो क्लियर हो गया क्या, ये पढ़ लिए क्या। अरे शुभम पढ़ लिया। थोड़ा सा और है, उसको भी एक बार पढ़ना है, तो थोड़ा पढ़िए। वही बातें लिखी हुई है, एक बार पढ़ लो खाली। हाँ, इसमें एक काम की बात है, ये वाला, ये वाला। पढ़ो पहले अच्छे से। हाँ वो तो भेज दूंगा बेटा, 2 मिनट पढ़ लो ना। 2 मिनट एक बार केवल रीडिंग डाल लो ना। एक छोटा सा बात समझाना है इसलिए हम कह रहे पढ़ लो एक बार। पढ़ लो एक बार। कुछ नहीं, 2 मिनट लगेगा, वही सारी बातें हैं। इसमें एक अच्छी बात, छोटा सा बात समझाया कि डक्टाइल किसको कहते हैं और ब्रिटिल किसको कहते हैं, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पढ़ लिए क्या। लास्ट लाइन मतलब दिख नहीं रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, ये बता। अरे वो सी पॉइंट वो उसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, सुनो क्या, सुन मेरी बात, सुन क्या कह रहे हो। तुम सीधा समझो ऐसा। यहां तक क्लियर है, देखो तो इसके पहले तक। अब सुनो,
इसके आगे सिर्फ दो बात लिखा हुआ है, तीसरा कुछ नहीं है। ध्यान से समझ। ऐसा मटेरियल, अगली लाइन भी क्लियर है। ऐसा मटेरियल जिसका प्लास्टिक रेंज काफी ज्यादा होगा, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। जिसका प्लास्टिक रेंज ज्यादा होगा। और ऐसा मटेरियल जिसका प्लास्टिक रेंज बहुत कम हो या ऑलमोस्ट नहीं हो, ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं ब्रिटल। मतलब ब्रिटल का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक रेंज के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद ये बॉडी टूट जाए। और डक्टाइल का मतलब हुआ कि इलास्टिक रेंज भी हो, प्लास्टिक भी हो, तब जाके टूटे। बोल, मेरी बात क्लियर हुआ क्या? ऐसा मटेरियल जिसके स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में प्लास्टिक लिमिट ज्यादा हो, ऐसे मटेरियल को डक्टाइल कहते हैं। ऐसा मटेरियल जिसका प्लास्टिक रीजन हो ही ना, ऐसे मटेरियल को हम लोग ब्रिटल कहते हैं। ये नाम थोड़ा ना नहीं हो। वैसे अगर कंपेरेटिवली दे दिया जाए कि कौन ज्यादा ब्रिटल की तरफ है, कौन ज्यादा डक्टाइल की तरफ है, तब तो मजबूरी है, देखना ही पड़ेगा। वैसे होना ही नहीं चाहिए। देखो, मैंने यहां पे एक बात लिखी है, these material breaks as soon as elastic limit is crossed। तो क्या कहते हो बताओ? थोड़ा सा हुआ कि हुआ ही नहीं? कह रहा है इलास्टिक के बाद ही टूट गया, मतलब प्लास्टिक तो आया ही नहीं। तो हम जी इसके आगे कहानी समझ गए। इसमें दो ही बात है। ऐसा बॉडी, हाँ सब भैया, सब टाइप करा हुआ है। बहुत ढूंढ ढांड के अच्छे से बना बना के समझाना। मेरी बात सुन, इसमें दो ही बात लिखी है, तीसरा कोई बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। सुन मेरी बात। पहला बात मैंने क्या बोला, प्लास्टिक फ्लो ज्यादा, इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक फ्लो अगर है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे डक्टाइल। प्लास्टिक फ्लो नहीं है, ब्रिटल। सीधी सी बात है। अब उसके लिए मैंने एक एग्जांपल देखो ले रखा है यहां पे, ध्यान से देखो। ये मैंने दो मटेरियल का ग्राफ लिया हुआ है, और उसका मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है। आप मुझे सोच के बताओ, इसमें कौन डक्टाइल मटेरियल है, कौन ब्रिटल मटेरियल है? बताओ जरा। डक्टाइल कौन, ब्रिटल कौन? मुझे एक बात बताना। हाँ सही बात है, ए अपना डक्टाइल हो गया और बी अपना ब्रिटल हो गया। मुझे एक बात बताओ, कंक्रीट, कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट, घर बनाने में वो काम आता है, काला काला पत्थर, छत वगैरह में। मुझे एक बात बताओ, एक अगर कंक्रीट है और एक अगर स्टील है, कौन कंक्रीट होगा, कौन स्टील होगा, देख तो। हाँ, ये सब ध्यान रखे, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गया अगर आप सबको? मुझे एक बात और बताओ, क्या एग्जाम में अगर हमको ऐसा कुछ दे दिया जाए, कहाँ गया वो, अगर अपने को इस लाइन का स्लोप दे दिया जाए, तो क्या हम यंग्स मॉडुलस में निकाल सकते हैं क्या? बोलो। वैसे ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप आएगा यानी टेन थीटा आएगा, टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई या वन बाई वाई? हाँ, ये वो यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ गए?
लास्ट में हम इसको शेयर कर देंगे, चिंता ना करो। अब आओ, थोड़ा छोटी छोटी बातें एक दो रह गई हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट। अब एक दो मजेदार बात बताते हैं, देखो। ये वही कहानी सब लिख रखे हैं, देख लेना, ठीक है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है वो सब अपना तुम देख लेना। तो थोड़ी बहुत कहानी समझा रखे हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो एक बॉडी को आप लगातार खींचते हो और इलास्टिक लिमिट तक ले जाते हो और छोड़ देते हो। ये काम एक बार किए, दो बार किए, 50 बार किए, तो क्या 50वीं बार में इलास्टिक लिमिट के बाद रियलिटी में वो क्या नेचुरल लेंथ को रिगेन करेगा क्या? उसी वही सब इसमें लिखा हुआ है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है, ठीक है ना। जैसे इसमें फॉस्फोर ब्रॉन्ज का क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सब बातें इसमें लिख के समझा रखे हैं, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। अब जैसे यही है, इसको कहते हैं इलास्टिक फटीग, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे रॉड वगैरह है। रॉड क्या होता है कि भाई रॉड इलास्टिक नेचर शो कर रहा है, भूकंप वगैरह आता है, थोड़ा बहुत टिल्ट हुआ तो वापस आ जाता है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत पुराने पुराने जो बिल्डिंग्स होते हैं वो गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? उनके रॉड की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जैसे पुराने ब्रिजेस होते हैं, देखते हो ना, जब वो ब्रिज 100 साल 150 साल हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अब ये ब्रिज जो है ट्रैवलिंग के लिए सेफ नहीं है। वही इलास्टिक फटीक है, थक गया है वो। अब उसमें वो ताकत नहीं है कि अगर कोई किसी वेट से elongate हो रहा है तो उसको वापस खींच सके। जब एकदम नया नया था उसमें इलास्टिसिटी पूरा था तो वो किसी का वेट पड़ा तो नीचे गया, ताकत लगाए, बैलेंस कर लिया। बहुत सालों के बाद वो इलास्टिक फटीक आने के बाद देखते हैं कि जब अगर वो खींचता है तो बोलता है जा भाई तू जा। इसलिए पुराने बिल्डिंग, पुराने ब्रिजेस को एक लंबे समय के बाद, वही सब बातें मैंने एग्जांपल देके इसमें समझा रखा है, देख लो, है ना। ये हम भेज देंगे, पढ़ लेना आप। एक दो इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, देखो। आओ एक दो इंटरेस्टिंग बातें समझते हैं। पहला पढ़ो जरा पहले आप। वही बात है, फिर भी देख लो। समझ में आता है कि समय के साथ जो है कि हर बॉडी अपना अपना इलास्टिसिटी लूज करता है। जाहिर सी बात है, ब्रिजेस है या फिर घर है, लंबे समय के बाद उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं रह जाता है। ते लंबे समय के बाद हम कहते हैं कि बिल्डिंग या पुल जो है वो सेफ नहीं है। ये वही लिख रखा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आ जाओ देखो। किसी भी हाइट का, किसी भी माउंटेन का ना आप हाइट निकाल सकते हो। कैसे? मान लो राजस्थान में कोई पहाड़ है, आप गए, आप बोले यार देखते हैं कि राजस्थान में मैक्सिमम पहाड़ का ऊंचाई कितना हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वहां का जो पत्थर है वो कितना स्ट्रेस झेल सकता है ना। तो ध्यान से देखो, नॉर्मली जो इलास्टिक लिमिट एक टिपिकल रॉक का होता है वो होता है 3 × 10⁻⁸मीटर पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उस पत्थर के ऊपर इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाया तो पत्थर टूट जाएगा। बात समझ रहे हो? मैक्सिमम प्रेशर मतलब या मैक्सिमम स्ट्रेस जो आप पत्थर पे लगा सकते हो वो इतना लगा सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपने लगाया तो पत्थर टूट जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये पहाड़ है मान लो, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर मान लेते हैं। हाइट अगर इसका h है तो यहाँ जो प्रेशर वो झेलेगा, स्ट्रेस जो वो झेलेगा रो। ध्यान से देखना, रो डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू एच। क्या आया? प्रेशर। सीधा प्रेशर ही आ गया। वैसे तो लिखना चाहिए था mg/a, और मास को लिखते डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वो करने से यही आ जाएगा। देख लो तो आ रहा है क्या?
और आप कह रहे हो कि ये जो प्रेशर होना चाहिए वो 3 × 10⁸ से कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर हो गया तो पत्थर टूट जाएगा, तो पहाड़ स्टेबल रह नहीं पाएगा। और हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्रेशर जो पत्थर झेल सकता है वो इतना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो हाइट आएगा वो आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई जी, जो कि 10 मान लेते हैं। और डेंसिटी, एक नॉर्मल पत्थर का डेंसिटी 3 × 10⁻³ kg/m³ होता है डेंसिटी। तो देखना जरा एक बार क्या आया आंसर। 10⁻⁴ सॉरी, ये कितना आया, 10⁻⁴ मीटर आया ना। हाँ, ये 10⁻⁴ मीटर आया है, मतलब किलोमीटर में कितना हो गया? 10 किलोमीटर। मतलब ये आपको इशारों इशारों में बता रहा है कि भैया कुछ भी कर लो, दुनिया जहान कहीं चले जाओ, किसी भी पहाड़ का हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। बोल। हाजी। अब शुभम फट से बोलेगा सर माउंट एवरेस्ट लो आप। तो शुभम जी, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना? हाँ बेटा, आप समझ में आया। तो ध्यान रख ले कि दुनिया में कोई भी पहाड़ पहाड़ हो, उसका हाइट 10 किलोमीटर को कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता है। तो क्या हमको अगर किसी जगह का पत्थर का प्रेशर व्रेशर बता दिया जाए, तो क्या हम वहां पे कितना हाइट माउंटेन का मैक्सिमम हो सकता है निकाल सकते हैं क्या? तो वही यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, माउंट एवरेस्ट का हाइट लगभग लगभग 9 किलोमीटर है। और आप देख सकते हो, तो यहाँ आ रहा है वो 10 किलोमीटर आ रहा है, मतलब कुछ भी कर लो। हाँ वो, सुन, मेरा रेंज है 10, 10 से कम है ना। और वो हाइट जो घटने की बात चल रही है, घट रहा है, वो समझ रहे हो क्यों? वो भी लॉजिक समझ में आ गया होगा। आज ही बढ़े ना। अरे क्या हो रहा है कि आसपास का आबादी बढ़ने की वजह से, प्रेशराइज होने की वजह से, उल्टा वहां पे स्टोन का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा होगा। बात समझे क्या? तो आज यही छोड़ देते, बस थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया, ये करवा नहीं पाए, इलास्टिक पोटेंशियल जी। और एक दो बातें हैं, अगले दिन किसी एक दिन 1 घंटा कल लेके इसको पूरा करा देंगे। थोड़ा इधर उधर की बात में रह गए। अब ज्यादा नहीं है, एक डेरिवेशन ये था, ये कल करवाएंगे। एक डेरिवेशन है, और एक दो क्वेश्चन इस पे कराते, और थोड़ा एक दो बात और समझाना था, 1 घंटा लगेगा। कल इसको करवा देंगे, ठीक है ना? और आज तुम लोग को एक पेज दिया है, मिल गया था ना वो। तो हम उसको बैठ बैठ के आज सोच के लिख रहे थे कि हाँ भैया कोई टॉपिक ना रह जाए बच्चों से। हाँ, ये अभी भेज देता हूँ, और वो टॉपिक को जरूर पढ़े। पहले क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे, तो हम बैठ बैठ के उसको याद कर करके लिख रहे थे। चलो ठीक है, हम भेजते हैं इसको। ये नोट्स पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो नहीं मुझे लगता। बनेगा क्या? रुक देखते हैं, रुक जा। बन तो गया, देख तो आ गया क्या? एक बार देख ले तो, सब वो नोट्स आ गया क्या?